हेलो गाइस, वेलकम टू घोस्टली स्टोरी टाइम। तो आज की कहानी हमें भेजी गई है पुणे से, तो उन्हीं की जुबानी शुरू करते हैं। ये घटना मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों की है, जब मैं पुणे गया था, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरा मौजूदा घर। छुट्टियों के समय था और मैंने मुंबई के अपने दोस्त सुशील से मिलने का फैसला किया। वो पुणे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वहाँ शिफ्ट हो गया था। वो अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ निगदी में किराए के बंगले में रहता था। ये एक अच्छी जगह थी, लेकिन अलग थलग और मेन शहर से बहुत दूर। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो लोग चाहते थे और उन्हें अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद थी। सुशील मुझे लंबे समय से अपने घर आने के लिए इनवाइट कर रहा था। उसके सभी दोस्त अपने होम टाउन्स वापस चले गए थे और 1 महीने बाद ही वापस आएंगे। वो अकेला था जो यहीं रुका था। हमने कुछ दिन उसके घर पर रहने और फिर साथ में मुंबई लौटने की योजना बनाई। हमारा एक और दोस्त विक्रांत, जो बेंगलोर में पढ़ रहा था, हमारे साथ आने वाला था। जैसे कि योजना बनाई गई थी, मैं दोपहर में देर से सुशील के घर पहुंचा। पुणे स्टेशन से सुशील के घर पहुंचने में मुझे लगभग उतना ही समय लगा जितना मुंबई से पुणे तक की मेरी ट्रेन यात्रा में लगा था। सुशील ने केयरफुल डायरेक्शंस बताई थी, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं एक मोड़ चूक गया, जिससे देरी हो गई। देरी के एक और कारण ये था कि उस इलाके में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे डायरेक्शन बता सके। जब मैंने सुशील को अपनी सैड कहानी सुनाई तो वो खूब हंसा। मैं जल्दी ही शांत हो गया और थोड़ी देर बाद सुशील के साथ घूमने लगा, क्योंकि वो मुझे अपना घर दिखा रहा था। ये एक अच्छा घर था जिसमें एक बड़ा डाइनिंग एरिया और ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम थे। पहली मंजिल पर एक अच्छी छत थी जो काफी हवादार थी। दरअसल हमने छत पर सोने की योजना बनाई थी, क्योंकि हमें लगा कि खुले आसमान के नीचे सोना मजेदार होगा। एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि बंगले के कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में एक भी घर नहीं था। सुशील ने बताया कि विक्रांत की ट्रेन उस रात लगभग 1 बजे आएगी। चूंकि मैं दोपहर की सैर से थक गया था, इसलिए सुशील ने मुझे वहीं आराम करने के लिए कहा, जबकि वो अपनी मोटरसाइकिल पर विक्रांत को स्टेशन से ले आएगा। रात 10 बजे तक हमने अपना खाना खत्म कर लिया। सुशील ने रात 11:15 बजे के आसपास निकलने की योजना बनाई, ताकि वो विक्रांत को लेने के लिए समय पर पहुंच सके। मैं रात 11:15 बजे के आसपास बैठने की जगह में उसके सोफे पर आराम से बैठ गया और जल्दी ही सो गया। सुशील योजना के अनुसार विक्रांत को लेने चला गया। 1 घंटे की गहरी नींद के बाद मैं अचानक रात 12:15 बजे के आसपास जाग गया। पूरे घर में अंधेरा था। मुझे अचानक बेचैनी महसूस हुई। मैं धीरे धीरे सिचुएशन से निपटने लगा और खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि मैं मुंबई में नहीं हूँ, बल्कि ऐसे शहर में हूँ जहाँ दिन भर में कई बार बिजली कट जाती है। मैं उनमें से एक के बीच में था और डेफिनेटली ये समय जल्द ही बीत जाएगा। मैं सोफे पर लेट गया और अपने दोस्तों के वापस आने का इंतजार करने लगा। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिस कमरे में मैं था, उसकी खिड़की के ठीक बाहर से गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। इससे मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन क्यूरियोसिटी ने मुझ पर काबू पा लिया और मैं धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा ताकि आवाज का सोर्स पता कर सकूं। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा खोला ताकि मैं बाहर देख सकूं कि क्या हो रहा है। गुंजन की आवाज़ अचानक तेज हो गई और एक रॉकेट खिड़की के शीशे से टकराया, जो मेरे सर से बाल बाल बच गया। मैं दंग रह गया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। टूटी हुई खिड़की के शीशे के पास से रींग कर गया ताकि देख सकूं कि ये किसने किया है। तब तक मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थी और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। जैसे ही मैंने बाहर देखा, मैं अपने सामने ही उस काले काम को करने वाले को देख सकता था। वो एक दुबला पतला आदमी था, जिसके लंबे उलझे हुए बाल और दाढ़ी थी। वो नंगा था, सिवाय एक छोटे से लंगोट के जो उसके शरीर को ढांके हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से सफ़ेद था, शायद राख से सना हुआ। घर से लगभग 15 मीटर की दूरी पर खड़े उस बमुश्किल इंसानी प्राणी की प्रति मेरे मन में तुरंत ही नफरत की भावना भर गई। वो वहाँ खड़ा था और
अपने दाहिने हाथ में एक स्लिंग जैसी चीज़ को हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था और मेरी ओर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में स्लिंग ही गुनगुनाहट की आवाज़ पैदा कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने एक और पत्थर उठाया, उसे अपने स्लिंग में फंसाया और अपने अगले शॉट के लिए निशाना साधा। इस बार मैं भाग्यशाली था क्योंकि दूसरा शॉट भटक गया, लेकिन फिर भी एक और खिड़की का शीशा टूट गया। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को चुटकी काटी कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं एक बुरे सपने में था जो ख़त्म होने से ही इनकार कर रहा था। मौत से डरकर मैं कमरे के सबसे दूर के कोने में रेंगता हुआ गया और वहाँ बैठ गया और उम्मीद कर रहा था कि मेरे दोस्त जल्द ही आएंगे और मुझे मेरी तकलीफ से छुटकारा दिलाएंगे। अचानक लगभग 10 मिनट के लिए सब कुछ शांत हो गया और मेरी सेंसेस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। तभी दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। मेरा पहला विचार था कि मैं भागकर दरवाज़ा खोलूं और अपने दोस्तों सुशील और विक्रांत के लिए, जो शायद वापस आ गए थे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सुशील ने मुझसे कहा था कि वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देगा ताकि जब वो विक्रांत के साथ वापस आए तो मैं नींद से ना जाग जाऊं। मैं डर के मारे पीछे हट गया, ये नहीं जानते हुए कि अगर बाहर की चीज़ ताला तोड़कर अंदर घुसने में कामयाब हो गई तो आगे क्या होगा। इसके बाद दरवाजे पर कुछ और दस्तक हुई, इस बार पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़। उसके बाद उस प्राणी के हाथ में स्लिंग की गुनगुनाहट की आवाज़ आई। मुझे यकीन था कि कुछ समय में वो दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस जाएगा। उस सिचुएशन में छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह छत होगी। मैं छत पर भागा और दरवाज़ा बंद करके भगवान से अपने दोस्तों के जल्दी आने की प्रार्थना की। तब तक मैं यही सोच रहा था कि ये कोई पागल आदमी है जो शिकार की तलाश में है और मैंने पैरानॉर्मल एंगल से बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कल्पना कीजिए कि जब मुझे छत पर मेरे पीछे एक शोर सुनाई दिया तो मैं कितना खौफज़दा हो गया। ये वही प्राणी था जो छत की दीवार के किनारे आराम से क्रॉस लेग्स पोजीशन में बैठा था। उसके लिए इतनी जल्दी ऊपर चढ़ना असंभव था, वो भी बिना कोई आवाज़ किए। मैं देख सकता था कि वो प्राणी मेरी परीक्षा का भरपूर आनंद ले रहा था। यही है, मैंने मन ही मन खुद से कहा, मुझे उसका सामना करना ही होगा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अपने पास पड़ी एक छोटी सी लोहे की रॉड उठाकर मैंने मन ही मन ओम नमः शिवाय कहा और उस पर एड्रेनालाइन रश के साथ दौड़ा, जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब मैं उस जीव से लगभग 10 फीट दूर था तो मैंने रुककर उस पर अपना हथियार फेंका। वो इसे चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन इस प्रोसेस में छत से नीचे कठोर ज़मीन पर वापस गिर गया। मैंने सोचा कि यही उसका अंत था, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि हालांकि वो नीचे गिर गया था, लेकिन मैंने उसके गिरने की आवाज़ नहीं सुनी थी। हिम्मत जुटाते हुए मैं धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ा। उम्मीद थी कि उसका शरीर ज़मीन पर पड़ा होगा। कल्पना कीजिए कि मुझे कितना आश्चर्य हुआ जब मैंने नीचे किसी को नहीं पाया। वो एरिया बिल्कुल खाली था और उस जीव का कोई निशान नहीं था जिसने कुछ देर पहले मुझ पर हमला किया था। ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था और मैं चकरा कर ज़मीन पर गिर गया। जब मैं उठा तो मैं खुद को ग्राउंड फ्लोर पर पाकर खुशी से हैरान था और मेरे दोस्त सुशील और विक्रांत वापस आ गए थे। वो चिंतित दिख रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे कुछ देर पहले छत पर बेहोश पाया था। जब मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई तो सुशील ने मुझे बताया कि उस रात मुझे घर में अकेला छोड़ना उसकी गलती थी।
उसने मुझे बताया कि उसने और उसके दोस्तों ने उस आदमी को देखा था जिसका जिक्र मैंने अभी अभी उनके साथ किया था, लेकिन चूंकि वो साथ थे इसलिए वो तुरंत लाठी लेकर बाहर निकल गए और घुसने वाले को चुनौती दी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बाद में उन्होंने कुछ गांव वालों से सुना कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को भीड़ ने मार डाला था, जिस पर रिचुअल सैक्रिफाइस आदमखोरी और डेड बॉडी के साथ ज्यादती का शक था। उस पर अगोरी होने का शक था। किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जैसा कि छोटे गांव में ऐसी सभी घटनाओं में होता है। लेकिन सुशील और उसके दोस्तों ने उस आदमी को उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। इस घटना के बाद हम तुरंत घर छोड़कर अगली सुबह मुंबई लौट आए। पुणे वापस आने के बाद सुशील और उसके दोस्त वहां नहीं रुके और शहर के बीचों बीच एक फ्लैट किराए पर ले लिया, जहां हमने आने वाले सालों में कई यादगार छुट्टियां बिताईं। तो गाइज़, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अपनी स्टोरीज़ मुझे ईमेल करें।